हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिलेबस क्लास 10th का। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस 1 का चैप्टर 2 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट 1 लेने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो हम कोशिश करेंगे, ये वाला जो चैप्टर है हम 5 या तो 4 पार्ट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर हम कवर अप करें। तो ये पहले वाले वीडियो में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, तो ये हम कंटेंट्स में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कि भाई ये चैप्टर हमको क्यों पढ़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, क्लासीफाई क्यों करना है एलिमेंट्स को हमको। और उसके बाद हम देखेंगे डॉबेरेनस ट्रायड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो ये आपका फर्स्ट पेज है टेक्स्ट बुक का, जो मतलब आपका चैप्टर का फर्स्ट पेज है, दैट इज़ पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर एक पहले कुछ क्वेश्चंस रिकॉल करने के लिए बोले हैं कि आपको बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। तो हम डायरेक्टली हम पहले क्या करेंगे, हम अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टाइटल ऑफ द चैप्टर। मीन्स टाइटल में क्या कह रहा है। तो जैसे आपको समझ में आ गया अभी यहाँ पर कि क्या बोलता है टाइटल ऑफ द चैप्टर, क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले तो समझ लीजिए एलिमेंट्स मतलब क्या है। एलिमेंट्स मतलब जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं। वी आर द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स इज़ नथिंग बट एलिमेंट्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स, जितनी भी दुनिया हमारी बनी है सब एलिमेंट्स से बनी है। तो जैसे अगर मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, तो एटम्स को ही हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं। जैसे अगर एलिमेंट्स के एग्जांपल की हम बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है जो एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा हर जगह पर आपको पाया जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, हर चीज़, ये सारे एलिमेंट्स हैं। हर चीज़ जो बनी है वो इन एलिमेंट से ही बनी है। तो हमको इसको एलिमेंट्स को क्या करना है। अब ये इतना सारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ है अभी तक, तो हमने साइंस का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। तो इसमें एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो हमने जैसे आयरन आर्टिकल्स बना दिए। तो आयरन आर्टिकल्स बनाने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए था भाई आयरन कहाँ रहता है, क्या होता है, कहाँ से आइसोलेट करना है इसको। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्या चीज़, क्या हम उससे क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो उसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। इस चैप्टर में क्या किया है हमने, एलिमेंट्स को कुछ सही तरीके से, जैसे जब इनिशियली 1800s के आसपास जब एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट को नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए, ज़मीन में से, अर्थ क्रस्ट में से, और कभी कभी ओशियंस में से कुछ नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। तो अब इस एलिमेंट को इस्तेमाल करना है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए क्या, बहुत सारे एलिमेंट है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी। तो उसको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर कंटेंट क्या होने वाला है इस चैप्टर में, तो पहले तो एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन बेसिक है। उसके बाद हम देखेंगे डॉबेरेनर ट्रायड, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम यूज़ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये केमिस्ट्री लैब में आपको मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आगे केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो केमिस्ट्री लैब में एक केमिस्ट के लिए पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसके एप्लीकेशन बहुत जगहों पर है। तो हमको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल को समझने के पहले हमको इसका बैकग्राउंड जानना है कि ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो क्या कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रगल किया इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, क्या क्या उनका योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी है इसको बनाने के लिए। तो इसमें हम पूरी, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरी हिस्ट्री स्टडी करेंगे। कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, उन्होंने क्या गलतियां की जो दूसरे साइंटिस्ट ने फिर उसको कवर अप कर लिया, फिर बाद में उसको डेवलप करते गए। और फाइनली आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जिसका प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अगर आप केमिस्ट्री के फील्ड में देखोगे तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो अब कुछ कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं जो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। तो सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। एज यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक और तीसरी चीज़ होती है मेटलॉइड्स, विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
अब ये तो पुराना कंसेप्ट है, अभी तक जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में या कहीं भी पीछे, उसके यहाँ तक आपको पता है। अब आगे हम लोग इसका और डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा? तो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। ठीक है, तो ये बुक्स के अकॉर्डिंग आपका एटम आपको लिखना है कि भाई छोटा सबसे जो पार्टिकल है वो मैटर का कौन सा है? एटम है। एक्चुअली क्वार्क कुछ कंसेप्ट में आया है, क्वार्क नाम का एक बोला गया है आजकल मॉडर्न रिसर्च में कि भाई क्वार्क जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अभी अपनों को इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है? तो पहले तो समझो मॉलिक्यूल मतलब क्या। तो जो दो छोटे छोटे एटम कंबाइन होते हैं, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ शेयर होने के बाद बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एलिमेंट्स या फिर एटम्स कंबाइन होके बड़ी चीज़ें बनाएंगे, तो उस बड़ी चीज़ जो बनेगी उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें एक ही तरीके का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बात करें ये H2 हाइड्रोजन गैस H2, तो इसमें जो दोनों एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? हाइड्रोजन के एलिमेंट दोनों भी प्रेजेंट है, तो ये इसको हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। दूसरा एग्जांपल इसका क्लोरीन है Cl2, फ्लोरीन है F2, और उसके Al3 वगैरह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं सिर्फ अपने ही टाइप के एलिमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन कंपाउंड मतलब क्या है? यहाँ पर अभी जैसे H2O वाटर, तो इसमें देखो दो एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के और एक सिंगल एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, मतलब अलग अलग टाइप के एटम्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पर। तो चैप्टर पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स क्लासीफाई करना क्यों है हमको, क्या ज़रूरत है हमको क्लासीफाई करने की इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पर अभी जब 1800s में स्टार्टिंग, सबसे पहले समझ लो कि भाई एटम जो है वो एटम ऑफ एलिमेंट आर ऑफ ओनली वन टाइप, मतलब कोई भी अगर आप एलिमेंट कंसिडर करोगे कि भाई जैसे मैंने आयरन का कोई एक टुकड़ा उठा लिया तो उसमें मैंने स्टडी किया कि भाई कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अभी ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, वाटर के केस में हम बोल सकते हैं कि भाई दो तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये वेरी करता है थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन करना क्यों है हमको, एटम्स का या एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है? प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमको बहुत सारे बुक्स है हमारी, जैसे अगर आप किसी दिन एक अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हो आप, और आप देखते हो कि सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के या इन जनरल जो भी बुक्स होते हैं सारे बुक्स क्या कर दिए? मिक्स कर दिए हैं और सबको एक साथ रख दिया है, मिक्स करके बंच बना दिए, एकदम ऐसे पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। तो यहाँ आपको अगर कोई अपने क्लास की कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना, कि भाई ये कहाँ है बुक, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलम बनाने पड़ेंगे, मीन्स आपको पहले एक शेल्फ, आपको एक कबर्ड बनाना पड़ेगा। भाई इसमें 10th की बुक्स है, फिर 10th की बुक्स में भी सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे शेल्फ रहेंगे कि भाई ये 9th की, उसमें भाई ये साइंस का शेल्फ है, उसके बाद मैथ्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस तरीके से शेल्फ होंगे। फिर आप वहाँ जाकर डायरेक्टली अपनी बुक आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बुक्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम ये कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करें कि भाई हम एलिमेंट्स को कैसे क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स आज पता है, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग तरीके के पता है। तो इसको स्टडी करने के लिए, प्रॉपरली एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में जानने के लिए हमको क्या करना है? उसको क्लासीफाई करना है, उसको डिवाइड करना है पर्टिकुलर ग्रुप्स में। तो अब यहाँ पर इसको जब हम, आज तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, इंक्लूडिंग नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल और नेचुरल मिला के टोटल 118 एलिमेंट्स हमको पता है। 1800s में सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे, फिर बाद में और एलिमेंट्स धीरे धीरे डिस्कवर होते गए और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर होती गई। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में, अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं,
तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, साइंटिस्ट जब 1800 से हम स्टार्ट करेंगे, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो सबसे पहले तो भाई उनको दिखा कि भाई ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी मस्त अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारी, इसके हम कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं, लेकिन इनको स्टडी कैसे करना, इनको रिलेट कैसे करना है आपस में, इनके बारे में कंपैरिजन क्या करना, कैसे करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर पहले तो 2 क्लासेस बनाई। एक होते थे पहले मेटल्स, फिर होते थे नॉन मेटल्स और मेटल्स, बस ये 2 क्लासेस थी पहले। फिर बाद में जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, एक तीसरी क्लास इंट्रोड्यूस हो गई, मेटेलॉइड, जो इनके दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज़ बताता है। तो ये हो गया, ये 3 क्लासेस थी। फिर बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और प्रॉपर्टीज़ रिवील हुई कि भाई ऐसा ये भी होता है, ऐसा इसमें ये भी होता है। एटॉमिक साइज भी नाम का एक कंसेप्ट है, एटॉमिक मास का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये चीज़ें बहुत सारे नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। तो फिर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हमको ज़रूरत पड़ गई। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने तरीके से उस टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उनके टाइम पर, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसको क्लासीफाई करने की, कोई ऐसा पैटर्न ढूंढने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से हम इसको एक पर्टिकुलर टेबल में या किसी फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो सो दैट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनको रिलेट कर पाएँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम रिलेट कर पाएँ, हर एक एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट की यहाँ पे कोशिश, सबसे पहली कोशिश की थी भाई डॉबरेनर ने। कौन है डॉबरेनर? जर्मन साइंटिस्ट डॉबरेनर, 1817 में आया सबसे पहले। तो उस टाइम पर लगभग 63 एलिमेंट्स थे। तो उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स को उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी एटॉमिक मास नाम का एक कंसेप्ट उस टाइम पे पता था। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब मास एक तरीके से उसका क्या है। न्यूक्लियस के बारे में तो पता नहीं था, ऊपर से पता था उस टाइम पर भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके अंदर क्या है उस टाइम पर किसी को कुछ पता नहीं था। तो उसका मास कैलकुलेट किया जा सकता था थ्योरेटिकली, एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करने की मेथड्स नहीं थी, अभी है। तो उस टाइम पर कुछ कंसेप्ट आए थे जिसके जरिए हम मास कैलकुलेट कर सकते थे कि भाई इस एटम का मास इतना। तो एटॉमिक मास पता था, उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपना कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया डॉबरेनर ने। तो डॉबरेनर ने क्या किया, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब असेंडिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस, जैसे पहला जो लोवेस्ट एटॉमिक मास है उसको पहले रखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लेस करो। लेकिन इन्होंने क्या बनाया, ट्रायो बनाया, ट्रायड्स बनाया, 3-3 का ट्रायड बनाया। क्या किया, 3-3 की तिगड़ी बना दी। जैसे किस तरीके से भाई, यहाँ पर देखिए अगर हमने, तो देखो यहाँ पर तिगड़ी बनाई है, जैसे यहाँ पर ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की तिगड़ी बनाई है। और इन्होंने क्या कहा कि आप अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है, ये जो तिगड़ी है, इस तिगड़ी में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, इसके एटॉमिक मासेस का अगर आप एवरेज या मीन निकालोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर होगा एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। कैसे देखें भाई, देखो यहाँ पर पहले वाले कॉलम की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का 39, प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो यहाँ पर, तो आंसर आता है 23, विच इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच इज़ द मिडल एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी इनको इंटरेस्टिंग लगी कि भाई इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। तो इन्होंने चलो ठीक है ऐसा करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड किया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर। अब इसको एवरेज कंसिडर करना है आपको, जैसे यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 81.25, इसका आता है 80, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप कंसिडर करोगे यहाँ पर। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बोला है। अब इनका भी ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने इस तरीके से कर तो दिया भाई, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको ट्रायड्स में वो डिवाइड ही नहीं कर पाए। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स है ऐसे जिसको आप ट्रायड्स अगर आप बोलोगे तो वो गलत है, क्योंकि वो मीन निकालोगे अगर आप फर्स्ट और थर्ड का तो उसमें आता ही नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया। अब अगर मैं ट्रायड बनाने की बात करूँ तो भाई अगर अब यहाँ पर ऐसे एक और चीज़ आती है, ड्रॉबैक ये भी आता है कि भाई यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया 7 से लेके 23 के बीच में, उस टाइम पर तो सिर्फ डायरेक्टली 7 के बाद 23 था। उस टाइम पर डॉबरेनर के टाइम पे 7 के बाद डायरेक्ट 23 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था। अब अगर बाद में कभी फ्यूचर में सपोज क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई और एलिमेंट आ जाता है जिसका एटॉमिक मास इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो तब आप क्या करोगे ना, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रायड तो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। तो इनका ये ड्रॉबैक निकल आया, बहुत सारे एलिमेंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये डॉबरेनर का डिस्कार्ड हो गया, भाई आपका कंसेप्ट इतना वैलिड नहीं है। तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं फिर बुक में, क्योंकि हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि साइंस कैसे आया। कोई चीज़ जब हमको आज मिल रही है तो उसके पीछे किन लोगों ने स्ट्रगल किया है, क्या क्या चीज़ें लोगों ने की है, उस तरीके से फिर उसको
इसलिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इसलिए ये कंसेप्ट बुक में दिया गया है। तो दूसरा कंसेप्ट हम बात करते हैं आज, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। कौन था न्यूलैंड, किसने दिया ये ऑक्टेव? तो इन्होंने क्या किया, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स नाम का एक इंसान साइंटिस्ट था, इसने क्या किया 1866 में अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। तो अब ये क्या होता है, इन्होंने भी क्या किया, सेम चीज़ की, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन इन्होंने एक अलग चीज़ की, डॉबरएनर से उन्होंने क्या किया, ट्रायड नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया 7 कॉलम्स में अरेंज किया और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया बहुत सारी, थोड़ा डिटेल में गए, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने क्या पाया कि भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हर 8वें एलिमेंट और पहले एलिमेंट की सेम आती है। सपोज पहला एलिमेंट, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर टेबल देखें, न्यूलैंड ऑक्टेव्स की टेबल, यहाँ पर देखो 7 कॉलम दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लेफ्ट टू राइट क्या कर दिया, एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एटॉमिक मासेस का। तो भाई इन्होंने क्या पाया, भाई ऐसे रखते जाओ, फिर जो 8वां एलिमेंट आएगा, 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एलिमेंट से सेम है, तो उसको इस कॉलम में रखो। यहाँ पर कहीं पर ना रखते हुए कहाँ रखना है इसको, ये वाले कॉलम में रखना है, फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम आ रही है। फिर रखते जाओ सल्फर के बाद, और 8वां मतलब 16वां एलिमेंट, और इन ऑल स्टार्टिंग से अगर देखें तो क्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोरीन की जैसी है, तो उसको फर्स्ट कॉलम में रखो फिर से। फिर ऐसे ही इसी कॉलम में रखते जाओ, और इसी तरीके से आप लेफ्ट टू राइट रखते जाओ। फिर आएगा कोबाल्ट निकेल, यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया। ये हो गया इसका कंसेप्ट कि भाई इन्होंने इस तरीके से किया। अब इन्होंने इसको बोला कि भाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव वर्ड का मतलब होता है 8। तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, पहले की जैसी दिखा रहा है, इसलिए इसको ऑक्टेव बोला। तो हमारा जो इंडियन क्लासिकल सिस्टम या फिर जो हमारे अमेरिकन क्लासिकल सिस्टम में एक सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं, तो सा रे गा मा पा दा नी, 7 सुर। 8वां हम क्या बोलते हैं, सा, वापस से। तो पहला और 8वां सेम, तो इसलिए ये इन्होंने वहाँ से लाया कंसेप्ट कि भाई उसको हम ऑक्टेव्स बोलते हैं। जो उसमें म्यूजिकल ये नोट्स होते हैं ना, इनको हम ऑक्टेव्स बोलते थे, म्यूजिकल ऑक्टेव्स बोलते हैं। तो वो इन्होंने वहाँ पे आइडिया लगा के इसको यहाँ यूज़ किया और इसको बोल दिया कि भाई ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिगार्डिंग एलिमेंट्स। तो भाई इन्होंने नया अपना कंसेप्ट बना दिया इसमें से, लेकिन इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले और फिर से ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया ये कंसेप्ट भी डॉबरएनर की तरह। तो क्या हो गया इसमें, क्या ड्रॉबैक्स कर दिया इन्होंने, क्या गलती कर दी? तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। तो सबसे पहली गलती तो फिर से यही है कि यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है इन दोनों के बीच में, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, 2 एटॉमिक मास वाला अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसको कहाँ रखोगे आप, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक ये ड्रॉबैक है। एक और बात बता दूं मैं आपको, लगभग 56 एलिमेंट्स इस तरीके से उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की थी और कैल्शियम तक ये सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टीज सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ कैल्शियम तक ये जो कंसेप्ट है सक्सेसफुल होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और एक ड्रॉबैक बताता हूँ इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि इन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रख दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज सेम है क्या, एक जैसी प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं, अलग है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है दोनों की प्रॉपर्टीज़ में। भाई दोनों को एक जगह पे कैसे रखेंगे, एग्जैक्टली सेम थोड़ी है, एटॉमिक मासेस भी अलग है, तो उनको एक जगह पे कैसे रखोगे आप? तो ये एक ड्रॉबैक है कि भाई आपने कोबाल्ट निकल को एक ही कॉलम में रख दिया, इधर सीरियम और लैंथेनम को एक ही कॉलम में एक ही जगह पर रख दिया, तो ये तो गलत बात है, ये ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद एक और ड्रॉबैक बताया गया कि भाई अगर फ्यूचर में कोई नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो उसके लिए खाली जगह किधर है, कहाँ प्लेस करोगे उसको, नहीं बता सकते। चुप हो गए भाई न्यूलैंड भाई, चुपचाप हो गए वापस से कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और बाद में डिस्कवर हुआ कि ये जो कोबाल्ट और निकेल इन्होंने यहाँ रखा है फर्स्ट कॉलम में, इसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट कॉलम की जैसी है ही नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे 7th वाले कॉलम आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन के जैसी। तो ये कोबाल्ट निकल कहाँ होना चाहिए, एक्चुअली 7th कॉलम में प्लेस होना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम में कैसे गया? न्यूलैंड भाई साहब बताओ। न्यूलैंड भाई साहब चुप है, उनको पता नहीं है कैसे हुआ। तो ये भाई ड्रॉबैक हो गया इनका, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है क्या होना है। तो फिर ये न्यूलैंड्स का भी जो ऑक्टेव वाला कंसेप्ट था डिस्कार्ड हो गया, चले गया। फिर बाद में आते हैं मेंडलीव भाई साहब, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, मेंडलीव ने क्या किया और उसकी क्या गलती थी। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल
इतना ही। थैंक यू सो मच।